हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रेश कुमार एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसको क्या करेंगे, व्याख्या सहित देखते चलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी। तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी? ऑप्शन आपका है हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर और बाबर। जैसा कि हम जानते हैं कि तानसेन क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी? ऑप्शन आपका हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर और बाबर। तो जैसा हम जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है? अकबर ने। किसने? तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी? अकबर ने। तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी? अकबर ने। जैसा कि हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि या जो राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। इसी के आगे देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने। यदि कहा जाए कि जो यह बारदोली सत्याग्रह था यह किस स्थान पर हुआ था या किस राज्य में हुआ था, तो हम कहेंगे कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। तो हमने देखा कि तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने। अब हम कहेंगे कि जो राजा राम मोहन राय, हमने देखा कि यदि पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने दिया था। और यह बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, या दूसरा क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन है आपका चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो हम जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो उत्तर इसका क्या सही हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना कब की थी? सन 1938 में। सन 1938 में इसकी स्थापना की गई। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सन 1938 में किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने ही हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्या की? अध्यक्षता भी किए थे। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। यदि कहा जाए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो कहीं कहीं दिया होता है कि क्या, देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो कहीं कहीं दिया होता है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन ये इसका सही आंसर है कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह ने
इसकी स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। कब की थी? सन 1938 में। सन 1943 में। सन 1943 में। 1938 में क्या किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की 1943 में आज़ाद हिंद फौज की क्या किया? कमान संभाली। कमान संभाली कहाँ पर? सिंगापुर में। और यदि स्थापना पूछा जाए, स्थापना किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। कब किया था? सन 1943 में। तो सुभाष चंद्र बोस का नाम इसमें जुड़ता जो है, तो इन्होंने सन 1943 में सन 1943 ईस्वी में इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की क्या किया था? कमान संभाली थी। और कहा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज जो है इसके खिलाफ लाल किले का मुकदमा भी चला। क्या हुआ? लाल किले का मुकदमा भी चला। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि रास द्वीप या सुभाष चंद्र बोस द्वीप किस द्वीप का नाम बदल के रखा गया है? तो क्या होता है? रास द्वीप जो कहाँ पड़ता है? रास द्वीप जो कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। इसी का नाम बदल कर क्या किया गया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम रखा गया है। तो हमने देखा कि दूसरा क्वेश्चन क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? सन 1938 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? कैप्टन मोहन सिंह ने। कब की? सन 1943 में। यदि कहा जाए कि सुभाष चंद्र बोस का नाम क्यों जुड़ता है, तो सन 1943 में ही सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की क्या किए थे? कमान संभाली थी या उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। यदि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रॉस द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, उसका नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो इसमें ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार और राजस्थान। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका गोवा। इसका सही उत्तर क्या है? गोवा है। यदि कहा जाए कि सबसे कम क्षेत्रफल गोवा में पाया जाता है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक, हमने देखा कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। अगर यहीं पे कहा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। अब ये कहें कि सबसे कम जनसंख्या या सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है?
तापकिम क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम। सिक्किम। तो हमने देखा कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी चौथा क्वेश्चन। हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। आपका चौथा क्वेश्चन है कि बोकारो लौह इस्पात की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? बोकारो लौह इस्पात की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई है? तो इसका सही उत्तर है आपका किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो आपका तीसरी पंचवर्षीय। किसके अंतर्गत? तीसरी पंचवर्षीय। बोकारो लौह इस्पात, यह बोकारो लौह इस्पात कहाँ पाया जाता है? बोकारो लौह इस्पात कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। यह जो बोकारो लौह इस्पात है यह कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। और यह इसकी स्थापना कब, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। किसके अंतर्गत? तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक की थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी। 1956 से 1961 तक थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। जैसा कि हम जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वह 1951 से स्टार्ट हुई थी। 1951 से स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? सन 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई थी। और यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 1956 से 61। अब हम देखेंगे कि जो बोकारो लौह इस्पात है यह झारखंड में पाया जाता है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ या स्थापित की गई है। यदि कहा जाए कि यह बोकारो लौह इस्पात की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? किस देश के सहयोग से? तो किस देश के सहयोग से? रूस के। किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। रूस के। किस देश के? रूस के सहयोग से बोकारो लौह इस्पात की स्थापना की गई थी। अब इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लौह इस्पात और देखेंगे। जैसे आपका हो गया पहला दुर्गापुर लौह इस्पात यह कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। यह किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? यह इंग्लैंड की सहायता से। किसकी सहायता से? इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। दूसरे नंबर पर देखेंगे हम राउरकेला। दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे? राउरकेला लौह इस्पात। राउरकेला लौह इस्पात कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में है। यह किसके सहायता से स्थापित किया गया था? जर्मनी की सहायता से। जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। तीसरा के देखेंगे हम। तीसरा जो भिलाई लौह इस्पात है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, यह कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और किसके सहायता से स्थापित किया गया था? रूस की सहायता से। रूस के सहायता से स्थापित किया। हमने देखा कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और इसकी स्थापना इंग्लैंड की सहायता से की गई थी। और राउरकेला लौह इस्पात उड़ीसा में स्थित है, जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़, इसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई थी। इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, इंपोर्टेंट तक देखेंगे। एक है सलेमपुर लौह इस्पात। सलेमपुर लौह इस्पात। सलेमपुर लौह इस्पात। सलेमपुर लौह इस्पात यह कहाँ पर पाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में। कहाँ पर पाया जाता है? यह तमिलनाडु में पाया जाता है। सलेमपुर लौह इस्पात यह कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जब बोकारो लौह इस्पात की स्थापना कब की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो हम देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किन किन लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो किसका? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर।
भिलाई कहाँ स्थित है आपका? भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। राउरकेला कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। और दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। किसकी किसकी? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, सॉरी दुर्गापुर लौह इस्पात। इन तीनों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडिसन और कार्ल लैंड स्टीनर। पहला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा एडिसन, तीसरा कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो इसका सही उत्तर है कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। जैसा कि हम जानते हैं कि रक्त समूह कितने पार्ट में पाया जाता है? 4 पार्ट में। कौन कौन से? ए, पी, ओ और ए बी। रक्त समूह कितने समूह पाए जाते हैं रक्त के? 4, ए, बी, ओ और ए बी। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो ए है क्या है? जो ओ है आपका, वो क्या है? ओ रक्त समूह क्या है? यह सर्वदाता होता है। क्या होता है? इसे हम सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता का मतलब क्या होता है? यह किसी भी क्या करता है? यह किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी भी ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। जैसे चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ओ हो, चाहे ए हो, ए बी हो। यह किसी को ज़रूरत पड़ती है तो यह क्या करता है? ओ जो क्या होता है? सर्वदाता जो होता है वह किसी को भी ब्लड दे सकता है। और ए बी एक होता है ए बी समूह। जो ए बी समूह है यह क्या है आपका? यह सर्वग्राही है। क्या है? यह सर्वग्राही है। क्या होता है? यह सर्वग्राही है। मतलब सर्वग्राही का मतलब क्या होता है? मतलब सभी रक्त समूह को ग्रहण करने वाला। सभी रक्त समूह को ग्रहण करने वाला क्या होता है आपका? सर्वग्राही होता है। तो हमने देखा कि रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने। ओ क्या होता है? ओ सर्वदाता होता है। ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होते हैं। कितने रक्त समूह होते हैं? 4। कौन कौन से? ए, बी, ओ और ए बी। यह रक्त समूह 4 रक्त समूह है। इसमें सर्वदाता ओ है और ए बी क्या है? सर्वग्राही है। मतलब किसी को भी क्या करता है? किसी भी ग्रुप के ब्लड को क्या कर सकता है? यह ग्रहण कर सकता है। यह क्या करता है? ग्रहण कर सकता है। इससे हम क्या कहते हैं? रिसिप्टर भी कहते हैं। रिसिप्टर भी कहते हैं। इंग्लिश में इसके क्या कहते हैं? रिसिप्टर कहते हैं। और इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं? डोनर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डोनर कहते हैं। यदि कहा जाए कि जो सर्वदाता मतलब देने वाला, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम माइनस से, इसको हम नेगेटिव में दर्शा सकते हैं। और सर्वग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, मतलब इसमें जुड़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें घट रहा है। तो इसको हम माइनस से दर्शा सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? प्लस से दर्शा देते हैं। स्टैटिक जीके सीरीज का 6ठा क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? 6ठा क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा है बोधगया, तीसरा है कुशीनगर, चौथा है गाजीपुर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, कि बोधगया में, कि कुशीनगर में, कि गाजीपुर में। जैसा कि हम जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। यह स्थान कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी में। या कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी, जिसको हम बनारस के नाम से जानते हैं। जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, वाराणसी में। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। बोधगया में हुई थी। बोधगया कहाँ पड़ता है? बिहार में। बोधगया कहाँ पड़ता है? बिहार में।
जैसा कि हम जानते हैं कि इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में, बोध गया बिहार में। उसके बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या किया? वह वाराणसी आए और उन्होंने क्या किया? पहला उपदेश दिया। कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी में उन्होंने पहला उपदेश दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो यह ज्ञान प्राप्ति है, कहा जाता है कि बचपन, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। यह क्या था? बचपन का नाम था, बचपन का नाम था यह सिद्धार्थ। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहा जाने लगा? इन्हें महात्मा कहा जाने लगा, महात्मा कहा जाने लगा। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर यदि कहा जाए कि इनका लालन पालन या पालन पोषण किसने किया था? इनका पालन पोषण किसने किया था? इनका पालन पोषण किसने किया था? क्योंकि इनकी माँ की मृत्यु मतलब जब ये एक सप्ताह या 7 दिन की थी तब इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। क्या था? महामाया था। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। और जब इनकी मृत्यु हो गई कितने दिन में? 7 दिन बाद। 7 दिन, जब सिद्धार्थ ने जन्म लिया तो 7 दिन बाद क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी ने। इनकी मौसी क्या थी? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। या क्या किया इन्होंने? इनका पालन पोषण किया। यह जो इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इन्होंने दिया था, इसको हम किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं? इसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था वाराणसी में, इसको हम किस घटना के या किस नाम से जानते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म कब हुआ था? 563। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनकी मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसको किस नाम से जानते हैं? जब इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई तो इसे हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही क्या हो गया? इनकी माता की मृत्यु हो गई। इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। और इनकी मृत्यु जो हो गई 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। इसको हम किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में। कितने वर्ष में हुई थी? 35 वर्ष। 35 वर्ष में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यदि कहा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना गृह कब त्यागा था? गृह कब त्यागा था? तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने गृह को त्याग दिया था, घर को त्याग दिया था। घर से क्या कहोगे? घर को छोड़कर चले गए थे ज्ञान की प्राप्ति के साथ। हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है आपका कि स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन आपका है महात्मा गांधी, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है जवाहरलाल नेहरू ने। तो स्वराज की मांग
सबसे पहले या प्रथम बार किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी कि भगत सिंह ने की थी कि बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर है आपका बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की सबसे पहले मांग की थी। यदि कहा जाए कि संविधान की मांग, यदि कहा जाए कि संविधान की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो हम कहते हैं कि किसने की थी? M.N. रॉय। M.N. रॉय, इन्हीं को क्या कहते हैं? मानवेंद्र सिंह रॉय। मानवेंद्र सिंह रॉय। संविधान की मांग किसने की थी सबसे पहले? सबसे पहले किसने की थी? तो मानवेंद्र सिंह रॉय ने की थी। M.N. रॉय ने की थी। कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, यह स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, स्वराज मेरा, कहा जाता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। एक कहा जाता है कि गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है या किसकी है? यह भी क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखी है। बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखी है। कौन से? बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी बुक लिखी है, कौन सी किताब लिखी? गीता रहस्य पुस्तक। कहा जाता है केसरी और मराठा पुस्तक के लेखक, केसरी और मराठा पुस्तक के लेखक कौन है? केसरी और मराठा पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी कौन है? बाल गंगाधर तिलक ही है। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक ही है। और बाल गंगाधर तिलक का निधन सन 1920 में हो गया। तो हमने देखा कि स्वराज की सबसे पहले मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान की सबसे पहले मांग किसने की थी? M.N. रॉय या मानवेंद्र सिंह रॉय ने की थी। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। केसरी और मराठा किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। इनका निधन कब हुआ? 1920 में। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी के साथ हमने स्टैटिक जीके की सीरीज में 7 क्वेश्चनों को देखा और उसको डिटेल भी देखते चले गए। तो आपको डेली ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और सभी विषय की फ्री क्लास पाने के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।